Welcome to our beautiful session of Power of Now. आइए कल जो हमने पढ़ा था उसको हम आगे ले जाते हैं। कल हमने बात करी थी एडिक्शंस के बारे में कि कैसे एडिक्शंस होती हैं हम सबको। आइए हमने यहाँ कल खत्म किया था। लत जैसे संबंध से एनलाइटन संबंध की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि कैसे हमें हैबिट्स पड़ जाती हैं जो एडिक्शन की तरह हो जाती हैं और उनसे हम कैसे इजात पाकर अपने रिलेशनशिप्स को एनलाइटन बना सकते हैं। तो सवाल करने वाले करते हैं कि क्या हम किसी लत जैसे संबंध को एक सच्चे संबंध में परिवर्तित कर सकते हैं। कई रिलेशनशिप्स एडिक्शन हो जाती है, हम वैसे ही बिहेव करते हैं। तो सवाल उनका है कि क्या उनको भी आप बेटर कर सकते हो, कैन वी डू देम बेटर। जवाब सुनते हैं, जी हाँ। और इसका सूत्र ये है, अब मैं गहरे से गहरे तक अपने अवधान को लगाते हुए प्रेजेंट रहना और उस प्रेजेंस को घनीभूत करते जाना, भले ही आप अकेले रह रहे हों या अपने साथी यानी पति अथवा पत्नी के साथ। प्रेम के फलने फूलने के लिए आपकी प्रेजेंस का प्रकाश काफी तेज होना चाहिए ताकि विचारकर्ता या संचित दुख आपके ऊपर हावी ना हो जाए और कभी गलती से आप ये ना समझ बैठे कि आप विचारकर्ता और संचित दुख आप ही हैं। विचारकर्ता के तले विंग के रूप में खुद को पहचान लेना, मानसिक कोलाहल के तले नीरवता व निशब्दता को पहचान लेना, सुख दर्द के तले प्रेम और आनंद को पहचान लेना, यही स्वतंत्रता है, मुक्ति है, एनलाइटमेंट है। संचित दुख के साथ खुद की तादात्म्यता को तोड़ देना ही उस सुख दुख से अपनी प्रेजेंस को ले आना है। मैं 2 मिनट का गैप लूंगी। वी वर डिस्कसिंग कि कैसे रिलेशनशिप्स को वी कैन मेक बेटर, एनलाइटन रिलेशनशिप कैसे कर सकते हैं, उसके सूत्र, उसकी फाउंडेशंस हम पढ़ रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि कैसे हम प्रेजेंट रहकर प्रेजेंस के साथ रिलेट करके अपने रिलेशनशिप्स को ज्यादा एनलाइटन बना सकते हैं। लव पता है सिलेक्टिव नहीं होता। हम कई बार बहुत सिलेक्ट कर लेते हैं, कई बार हम प्रेजेंट नहीं रहते और तब हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमें जब हम प्रेजेंट रहते हैं तो हमारी रिलेशनशिप्स इंटेंसिफाई हो जाते हैं, हम उस रिलेशनशिप में हैं। इमेजिन करिए आपका पार्टनर है आपके बगल में बैठा है और आप किसी मोबाइल फोन पे या कोई ईमेल पे कहीं पर घुसे हुए हैं और आप उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे, तो कैसे रिलेशनशिप डीप होगा। लेकिन जब आप पावर ऑफ नाउ में रहेंगे, वो कुछ भी बोल रहे हैं, आप उनके साथ अवेयर रहेंगे, अवगत रहेंगे, तो धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप्स में गहराई आएगी और डीप होते चले जाएंगे। अब समझने की बात यह है कि अगर हम अकेले रह रहे हों या हम पार्टनर के साथ रह रहे हों, अब में रहना ही वो चाबी है, वो की है। अगर हमें प्रेम को बढ़ाना है तो अपने प्रेजेंस की लाइट, अपने प्रकाश को स्प्रेड करना पड़ेगा और उसको स्ट्रॉन्ग इनफ करना पड़ेगा कि हमें कभी भी कोई और हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। अभी क्या होता है, कल हमने जैसे बात करी है, एक हमारे कोर्स साहब ने शेयर करे थे कि दूसरों की बातों में आ जाते हैं। वो ही नहीं, 80% लोग दूसरों की बातों से इम्प्रेस होकर उनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन जब आपकी प्रेजेंस की लाइट स्ट्रांग होगी, जब आपके अंदर लव होगा, तो आप किसी और के थॉट प्रोसेस से अपने आप को हिलाओगे नहीं, तब आप बैलेंस्ड रहोगे। जब आप संचित दुख आता है तो पेन बॉडी, फिर कहीं जब आप किसी की बातों में आ जाते हो, वो बातें सही नहीं होंगी, तो क्या आप मैनिफेस्ट करेंगी? बीमारियों के रूप में मैनिफेस्ट करेंगी। और हम उसको गलती समझ लेते कि ये तो मेरी बॉडी में दर्द है। दिमाग हमारा ऑफ सेंटर चला गया और हमने डिसईज पाल लिया, तो बॉडी में डिसईज आ गया। अगर हमें अपने आप को पहचानना है तो हमें अपने नीचे के, अपने अंदर के थिंकर को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सोचने की उसको लत लगी हुई है।
और हमें उस मेंटल नॉइस को जो हमेशा चक्कर चक्कर करती रहती है, कुछ अभी बोलती है, कुछ कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, उसको भी हमें समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी कि हम प्रेम और आनंद के साथ पले बड़े हैं, और ये ही एक रास्ता है फ्रीडम के लिए, सैल्वेशन के लिए, मुक्ति के लिए, एनलाइटमेंट के लिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर हमें डिसआइडेंटिफाई करना है इन चीजों से, तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें अपने अंदर के प्रेम को ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है, उसके आगे समझना है। अगर हम नहीं समझते हैं तो क्या होगा, बार 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 स्वतः नियंत्रण कर देना होगा, विचार प्रक्रिया से अपनी तात्मिकता को तोड़ देना, अपने विचार और व्यवहार का मूक साक्षी बन जाना है, विशेषकर अपने मन के बार बार दोहराए जाने वाले धैर्य को और अहम द्वारा जा रहे नाटक का। प्रॉब्लम्स आती हैं, और अगर हम प्रॉब्लम से सीखते नहीं हैं तो क्या होता है, वो बार बार रिपीट होंगी, बार बार रिपीट होंगी। इस रेपिटेशन के जाल से हमें फ्री होना है। अगर आप इन सब का अहम भाव के साथ जोड़ना बंद कर दें, तो मन अपनी लत जैसी प्रवृत्ति को खो देता है, जो कि मूलतः निर्णय निष्कर्ष निकालना ही होता है। और इसलिए वे जो है कि प्रतिरोध क्या क्या करता है, और इसी कारण उत्पन्न होते हैं द्वंद्व, टकराव, तमाशे और नए नए दुख। दरअसल जो है को स्वीकार करने के लिए जो ही आप निर्णय निष्कर्ष लेना बंद कर देते हैं, त्यों ही आपका मन मुक्त हो जाता है। तब आपको प्रेम, आनंद और शांति के लिए खाली स्थान उपलब्ध करा दिया होता है। अंततः सबसे पहले तो खुद के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना बंद कर दें, फिर आप अपने साथी के लिए कोई निष्कर्ष निकालना बंद कर दें। किसी संबंध से बदलाव लाने के लिए सबसे बड़ा उत्प्रेरक होता है अपने साथी को पूरी तरह स्वीकार करना, जैसा भी या जैसी भी है वो। उसके बारे में कोई निर्णय निष्कर्ष निकालने की, ये इसमें किसी भी तरीका का कोई परिवर्तन लाने की आवश्यकता महसूस किए बिना ही। बहुत बड़ी बात बोली है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ऐसा करना आपको तुरंत ही अहम के पार ले जाता है, और मन के सारे प्रपंचों को तथा आसक्ति के व्यसन का खेल खत्म हो जाता है। फिर ना कोई शिकार रहता है और ना कोई शिकारी, ना कोई आरोप लगाने वाला रहता है और ना कोई आरोपी। इसी से हर तरह की पारस्परिक परवशता भी समाप्त हो जाती है, और किसी दूसरे के अचेतन तौर तरीकों के अनुसार ढलते रहने का सिलसिला भी खत्म हो जाता है। तब आप या तो अलग हो जाते हैं प्रेम में, या साथ साथ अब से यानी बीइंग में गहरे और गहरे उतर जाते हैं। क्या ये इतना सीधा सरल है? जी हाँ, ये इतना सीधा सरल ही है। हमें बहुत जरूरी है अपने अंदर को टटोलना। हम अहम भाव में ईगो के साथ, सेल्फिशनेस के साथ अपना दिमाग का संतुलन खो बैठते हैं, और हमें क्या हो जाता है, एक हमें लत लग जाती है, कंपल्सिव हैबिट लग जाती है जज करने की। तो हमें इससे फ्री होना है। जब हम जजमेंट करेंगे तो क्या आएगा, टकराव, द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, ड्रामा आएंगे, नए नए प्रकार के डिसईजेस आएंगे, दर्द होगा। अगर हमने दर्द को, जजमेंट को तब्दीली दे दी, चेंज कर दिया किसमें, एक्सेप्टेंस में, कि जैसा है मुझे स्वीकार है, तो हम अपने आप कहीं ना कहीं मुक्त कर पाएंगे। एक्सेप्टेंस करने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ती है हमें। अभी हमें, हमारा कोई पार्टनर है, मेरे ख्याल से कोई भी ऑन कॉल इंसान नहीं है जो बोलता कि मेरा पार्टनर परफेक्ट है, मैं तो उसको वैसे जैसा है बिल्कुल बढ़िया है। हम सब लगे हुए हैं अपने पार्टनर्स को बदलने के लिए। ऐसा कर लो, ऐसे बेटर हो जाएगा, ये कर लो बेटर हो जाएगा, कि कपड़े पहनो, ऐसे बोलो, बिकॉज कंडीशनड ही हम ऐसे हैं। सुपीरियर भाव भी हम लोग को आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सुपीरियोरिटी को शेक ऑफ कर देना। शेक ऑफ, शेक ऑफ। कई बार जब मुझे ऐसे होता है ना, तो मैं तो खड़े कर ऐसे पूरी बॉडी को हिला देती हूँ कि हुआ है, क्या कर रही हूँ मैं,
क्यों बदलना चाह रही हूँ? बच्चों को, हस्बैंड को, व्हाई? पेरेंट्स को क्यों? जैसे हैं वैसे हैं, मुझे एक्सेप्ट करना है। तो कई बार फिजिकली भी आपको कुछ एक्शंस करने पड़ते हैं, कई बार मेंटली एक्शंस करने पड़ते हैं। जब हम ये डिसीजन मेकिंग से खत्म हो जाते हैं, अपने आप को फ्री कर लेते हैं, तो हम ईगो के बियॉन्ड चले जाते हैं। सारे माइंड गेम्स और जो हमारी आदतें हैं जिससे हम पकड़ के बैठे हुए हैं, उनसे भी हम मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद कोई विक्टिम भी नहीं है, कोई अक्यूज नहीं है, कोई अक्यूजर नहीं है, कोई हैरान करने वाला नहीं है, कोई हैरान होने वाला नहीं है। और इसके साथ क्या फ्री हो जाते हैं? डिपेंडेंट होना, कि भाई तुम जैसे हो परफेक्ट हो, तुम अपनी लाइफ अच्छे से जियो, जैसे तुम्हें पसंद है वैसे जियो। तो हम इंडिपेंडेंट हो गए, नहीं तो अभी हम कंट्रोलर है। घोड़े की लगाम ऐसे होती है ना हमारे हाथ में, ऐसे हिलाओ तो ऐसे, ऐसे हिलाओ तो ऐसे। सो हमें बहुत उस बात का सिलसिला खत्म करना है। एक और चीज जो हम सबको समझनी है कि अगर हमने प्रेम को समझ लिया और साथ साथ में हमने प्रेम के साथ अब में रहना समझ लिया, तो हमारी जर्नी कैसे होगी? हम एक बीइंग की अवस्था में आ जाएंगे। इससे सीधा सरल सिंपल आसान कुछ भी नहीं है, इतना सिंपल है ये। हमें प्रेम के साथ साथ टाइम को, अब को पावर देनी है। जो है अब है, अभी प्रेम लौटा दूंगा, कल करूंगा, आई लव यू बोला है मम्मी को, अब तो इतना बड़ा हो गया हूँ, अब कैसे आई लव यू बोलूंगा? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, हम लोग भूल जाते हैं। और जब हम अब को इम्पोर्टेंस देंगे तो एज अनीता सेज, हम पीसफुल बन जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एज रिंकू सेज, सरेंडर करना पड़ता है कई बार हमें। अगर हम सरेंडर कर देंगे कि भाई आपने जो दिया है बहुत बढ़िया, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, अगर इससे बेटर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको भी सरेंडर करता हूँ। मैं ये नहीं बोलती हम इच्छा नहीं रखें कि हमारा पार्टनर बदल जाए, लेकिन हम भूत की तरह पीछे नहीं पड़ जाएं, इरिटेट नहीं करें उनको। ऊपर वाले से मैनिफेस्ट कर लें और सरेंडर कर दें, फिर देखा जाएगा क्या माया निकलेगी। प्रेम तो बीइंग की एक अवस्था है। आपका प्रेम कहीं बाहर नहीं है, वह तो आपके ही भीतर गहराई में है। आप उसको कभी नहीं खो सकते हैं और ना ही वह आपको छोड़कर जा सकता है। वह किसी अन्य व्यक्ति या किसी बाहरी रूप स्वरूप पर निर्भर नहीं रहता है। अपनी प्रेजेंस की, विद्यमानता की शांत अवस्था में अपनी स्वयं की नाम रूपहित तथा समय निरपेक्ष वास्तविकता को आप एक ऐसे अप्रकट जीवन के रूप में अनुभूत कर सकते हैं जो कि आपके भौतिक रूपाकार में प्राण डालता है। तब आप हर इंसान और हर प्राणी के भीतर भी जीवन की वही गहराई महसूस करने लगते हैं। तब आप पृथकता और रूप स्वरूप के पर्दे के पार देख पाते हैं। यही ऐक्य का बोध है, यही प्रेम है। ईश्वर क्या है? जीवन के सभी स्वरूपों में सनाहित प्रेम जीवन। प्रेम क्या है? उस परम जीवन की विद्यमानता को स्वयं में और हर प्राणी में महसूस करना, वही हो जाना। अंतः अतः सारा प्रेम ईश्वर का ही प्रेम है। सो लव जो होता है ना, एक स्टेट ऑफ बीइंग होता है। प्रेम तो बीइंग की अवस्था है। हमारा लव ना बाहर है, हमारा लव ना बाहर है, हमारा लव तो हर जगह है। ना हम कभी इसको खो सकते हैं, ना कभी ये हमें छोड़ के कहीं जा सकता है। ना हम इस पे डिपेंडेंट हैं कोई एक्सटर्नल फॉर्म पे, ना ये हम पे डिपेंडेंट है। ये तो हमारे साथ चलता है, बस उसी के लिए है, उसी के लिए बना हुआ है। जब हम स्टिल हो जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे, तब ये प्रेम को हम फील कर पाएंगे। तब किसी फॉर्म पे कि भाई ये मेरा बेटा है, बेटी है, हस्बैंड है, वाइफ है, और हमको इससे प्यारे नहीं, हम उससे फ्री हो जाएंगे। सबके लिए करुणा, सबके लिए प्रेम हमारे अंदर आ जाएगा। और तब हम ये टाइम के भी उपरांत चले जाएंगे, बिकॉज हर जगह प्रेम है, हर जगह अनमैनिफेस्टेड चीज है और वो मैनिफेस्ट हो भी जाएगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर्दे के पीछे देखना, उस वेल के पीछे देखना जिसने हमको तेरा मेरा बना रखा है कि वहां और यहाँ। जब हम लव में होंगे तो हम जब जो चाहेंगे सब मिल जाएगा,
जैसे कल वही स्टूडेंट जिनकी मैं बात करी, उन्होंने बोला कि अब जो मैं चाहती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सब कुछ मुझे मिल जाता है बहुत इजीली। क्यों? उनमें शायद वननेस आ गई, एक्सेप्टेंस आ गई। जब वो आ गई तो बॉडी की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, बॉडी की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो माइंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, माइंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो जो चाहिए वो मिल जाता है। तो हमें इस पे एलिवेट करना पड़ेगा आपको, अपने आप को। जब हम उस वेल के पार देख पाएंगे तो हमें फील होगा that eternal oneness, that love, वो ही हमें समझना है। कई लोग बोलते हैं ईश्वर क्या है? जो इटर्नल वन लाइफ जो हमारी बनाई गई है, सब फॉर्म्स को छोड़ो, पत्थर में, पौधों में, जानवरों में, इंसान में, सब में प्रेम है और हमें उस प्रेम को फील करना है, अपने अंदर गहराई में उतर के सब लोगों से, सब प्राणियों से महसूस करना है। जब हम लव करेंगे तभी हमें सारा प्रेम ईश्वर का प्रेम दिखेगा, और लव इज अ लव ऑफ गॉड दिखेगा। यही इंपॉर्टेंट सीख है, यही बहुत पते की बात है। कोई पढ़ना चाहेंगे? इफ एनीबडी वांट्स, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं अगर मन हो तो। ओके, ऑलराइट। प्रेम चयनशील नहीं होता, यानी वह चुनना छांटता नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज चयनशील नहीं होता। प्रेम किसी एक व्यक्ति को वरीयता नहीं देता, तरजीह नहीं देता, वह बहिष्कार नहीं होता, यानी वह किसी का बहिष्कार नहीं करता। किसी का बहिष्कार करना ईश्वर से प्रेम करना नहीं होता, बल्कि अहम से प्रेम करना होता है। तथापि सच्चा प्रेम जिस शिद्दत से किया जाता है, उसमें न्यूनता अधिकता हो सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके प्रेम का परिवर्तन, प्रतिबिंबन आपके औरों की अपेक्षा अधिक साफ तौर पर और अधिक शिद्दत से करता हो। और यदि वह व्यक्ति भी आपके प्रति ऐसा ही महसूस करता है, तो कहा जा सकता है कि आप उसके साथ प्रेममय संबंध में हैं। वह कड़ी जो आपको उस व्यक्ति के जोड़ती है, ये वही कड़ी होती है जो आपको बस में अपने बराबर में बैठे व्यक्ति से, या किसी चिड़िया से, या किसी पेड़ से, किसी फूल से जोड़ती है। केवल जो शिद्दत के साथ इसे महसूस किया जाता है, उसकी मात्रा अलग अलग हो सकती है। सो अगेन, समझने की बात यह है कि जो प्रेम होता है सिलेक्शन नहीं करता कि ये इनकी मिंकी पाइनी मो, ये मेरा वो तेरा, ऐसा वैसा नहीं। जैसे सूरज आता है पूरे पूरे आसमान में रोशनी फैला देता है, ये तो नहीं है ना मैं यहाँ पर रोशनी फैलाऊंगा, यहाँ डार्क रखूंगा, नहीं चूज करता, राइट? ऐसे ही प्रेम चूज नहीं करता, किसी एक इंसान को स्पेशल एक्सक्लूसिव नहीं बनाता। अगर हम एक्सक्लूसिविटी में जा रहे हैं तो हम क्या करें? ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, मेरा मेरा, और हम वहां से वो कर रहे हैं। जिस बॉन्ड के साथ, जिस कनेक्शन के साथ, जिस थॉट के साथ हम कनेक्ट होते हैं, कभी आपने देखा है किसी स्ट्रेंजर के साथ बैठे हों और एकदम से कनेक्शन फील कर जाते हैं, क्योंकि आपको उसकी प्रेम की फ्रीक्वेंसी आप पकड़ के उसमें से वेवलेंथ पे आ पा रहे हो। कभी किसी चिड़िया से बहुत प्रेम हो जाता है, आप उनको ले आते हैं घर पे, पेट बना लेते हैं। कभी पेड़ों को आप नर्चर करते हैं, बगीचे में जाते हैं तो एक पेड़ आपका स्पेशल पेड़ होता है। कोई फूल आपको बहुत पसंद है। तो ऐसा हमने क्या किया हुआ कि हमने कुछ कुछ लोगों से बनाया हुआ है, लेकिन हमारी इंटेंसिटी डिफर करती है। क्यों? क्योंकि हमने थोड़ा सा डिफरेंस डाला हुआ है। यस अनीता, यू प्लीज रीड। यस, थैंक यू मैम। प्रेम चयनशील नहीं होता, यानी वह चुनता छांटता नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज चयनशील नहीं होता। अनीता ये पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, मैंने हाईलाइट कर दिया जो पढ़ना है आपको। लत जैसे किसी संबंध के अलावा भी कुछ ऐसे पल आते हैं जब आपके पारस्परिक जज्बे जैसी आवश्यकताओं से परे कभी कुछ अधिक वास्तविक व तात्विक चमक उठता है। ये वे पल होते हैं जब आपके व आपके जोड़ीदार के दोनों के ही मन शांत हो गए होते हैं और दोनों के ही संचित दुख कुछ समय के लिए सुषुप्तावस्था में चले गए होते हैं।
ऐसा कभी-कभी शारीरिक अंतरंगता के दौरान हो जाता है, या जब आप दोनों अपने शिशु के जन्म के चमत्कार पर चकित हो रहे होते हैं, या किसी के मृत्यु अवसर पर, या तब जब आप में से कोई एक गंभीर रूप से बीमार हो गया हो। पानी कोई भी ऐसी स्थिति जिसने मन को बलहीन या प्रभावहीन कर दिया हो। जब ऐसा होता है, तब आपकी बीन, जो कि प्रायः मन के नीचे दबी रहती है, वह उद्घाटित हो जाती है, और यही वह स्थिति होती है जहाँ सच्ची सहभागिता संभव हो जाती है। सो लत क्या चीज होती है? एडिक्शन क्या चीज होती है? किसी रिलेशनशिप में एडिक्टेड हो कि आप अब तो आप उसके बिना रह नहीं सकते, और आप फिर लगता है कि जब रहते हो तो सब कुछ लाइट दिखती है कि वाओ वाओ लाइफ इज सो गुड, सब कुछ चमक उठता है, आपकी आंखें भी चमक उठती हैं। ये जो मोमेंट्स होते हैं, जो पल होते हैं, जब आपका और आपके पार्टनर का माइंड टाइम बीइंग के लिए एक ऐसी अवस्था में आता है जहाँ सब कुछ बहुत बढ़िया है, तो वहां पेन वेन कुछ भी नहीं होता। ये इसलिए भी होता है, कई बार फिजिकल इंटीमेसी होती है या फिजिकल अट्रैक्शन भी होता है, तो हमारी बॉडी में उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट होती है। और ये तभी भी होता है जब एक माँ को आप जन्म देते हुए देखो। मुझे नहीं पता किसी ने देखा है कि नहीं जन्म देते हुए, अपने आप को तो हम देख नहीं पाते जब हम जन्म देते हैं, जो लेडीज हैं यहाँ पर, बट किसी और को अगर आपने जन्म देते हुए देखा तो उस समय भी आपको, जैसे मेरे जब देवरानी का बेटा हुआ था तो मैंने उसको पहले पूछा था कि मैं थी अंदर डिलीवरी रूम में तुम्हारे साथ रह सकती हूँ क्या? बोली हाँ भाभी आप आ जाइए। जब वो मुन्ना डिलीवर हो रहा था, उसका जब सर आया, मैं इतना रोई। मुझे नहीं पता लड़का है लड़की है, मैंने लड़का मांगा था लेकिन मुझे पता नहीं थी क्या है। और वो मोमेंट इतना ब्यूटीफुल होता है, उसको एक्सप्रेस करना लफ्जों में नहीं आप बयान कर सकते। तो उस समय भी आपको एक लव आ जाता है, या कभी आपका कोई नियर एंड डियर वन हो, अब आपको पता है कि मृत्यु के दरवाजे पे खड़ा है, अब आपको जो लव निकलेगा उसके लिए कि मैंने ये नहीं बोला, ये नहीं बोला, इतना अच्छा इंसान है, इतना अच्छा ये है, इतना अच्छा है। तो ये कंडीशनल लव क्यों हम लोग अपने आप को कंडीशन में लाते हैं कि ऐसे हो जाए? तो हमें अपने आप को बार 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 याद दिलाना पड़ेगा कि जब अच्छे दिन हैं तो जीवन को जी लो बढ़िया से। बाद में ये ना हो कि हम डिपेंडेंट बन जाएं, बाद में ये ना हो हमसे हमारी ऊर्जा ले ली जाए, एनर्जी ले ली जाए, हम पावरलेस बन जाए, कोई शक्ति ही नहीं रहे हमारे। जब हम इसको समझ जाएंगे तो हमें असलियत रिवील हो जाएगी, द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ रिवील हो जाएगा, और यही हमें बनाएगी ट्रू कम्युनिकेटर। ट्रू कम्युनिकेटर हम बोल पाएंगे, हम समझ पाएंगे, शब्दों का भी कई बार इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, तब हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। आइए इसी के बारे में, कंपेनियनशिप के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में और पढ़ते हैं। सच्ची सहभागिता ही संगम है, ऐक्य का बोध है, यही प्रेम है। अगर आप मन और उसके पुराने ढर्रे को पर्याप्त रूप से बाहर करके प्रेजेंट रहने में समर्थ नहीं होते हैं, तो यह प्रायः बहुत जल्द ही खो जाया करता है। यूं ही मन और मन के साथ आपकी तादात्म्यता वापस लौट आती है, क्यों ही आप नहीं रह जाते हैं, बल्कि अपनी मानसिक छवि बन जाते हैं, और फिर आप अपने अहम की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए फिर से खेल खेलने लगते हैं, तमाशे करने लगते हैं। आप फिर से एक मानुष मन बन जाते हैं, मानवोचित गुण वाला होने का स्वांग भरने लगते हैं, दूसरों के मन पर अपना प्रभाव डालने के प्रयास में रहते हैं, एक तरह का नाटक खेलने लगते हैं, जिसे आप प्रेम कहा करते हैं। सच्ची सहभागिता ही संगम है। एब्सोल्युटली ट्रूथफुल कम्युनिकेशन जो आप कम्युनिकेट कर पाते हो वो ही एक संगम है, दो जने उसी में मिलते, कम्युनियन है वो ही, और वो ही वननेस का आभास है, वो ही लव है। अगर हम अपने माइंड से अपने पुराने पैटर्न्स को चेंज कर दे और उनको बोलें कि बस यार इससे वर्क नहीं होता, और प्रेजेंट टेंस में रहना शुरू कर दें, तो एकदम से हमें रियलाइज होगा कि हमारा माइंड बहुत डिफरेंटली वर्क कर रहा है, और हमने जो एक छवि बना रखी, जो इमेज बना रखी थी, वो भ्रम थी। और तब हम
नए तरीके से गेम खेल पाते हैं, नई तरीके से अपनी भूमिका निभा पाते हैं, जहां ईगो अहम नहीं होता। अगर हम इसके साथ वर्क करेंगे तो हम रियलाइज करेंगे कि हमारा जो मानव का जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो बहुत अमेजिंग है। वो कई बार प्रिटेंड करता है कि हम इंसान हैं, दूसरे से हम कैसे खेल रहे हैं, ड्रामा रच रहे हैं, और तब कई बार लगे अरे मैं कितना कैसे कैसे लाइफ जी रहा हूँ यार, कि ट्रूथफुल ही नहीं हूँ, मतलब मैं तो कुछ दिखाना कुछ चाह रहा हूँ, एक्चुअली में ये फॉल्स मिथ्या है। तो उससे हम रियलाइज हुआ कि हम पावर ऑफ नाउ में नहीं है। आइए आगे बढ़िए। कभी कभार प्रेम की एक हल्की सी झलक मिल जाना भले ही संभव हो जाए, लेकिन प्रेम तब तक फल फूल नहीं सकता जब कि अपने मन के साथ कर ली गई हाँ जी पढ़े। तादात्म्यता से आप पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाते हैं, और आपकी प्रेजेंस पर्याप्त रूप से इतनी सघन नहीं हो जाती कि वह संचित दुख को विकलित कर दे, विनष्ट कर दे, या कम से कम आप एक दृष्टा की तरह जो प्रेजेंट रहे, तब संचित दुख आप पर हावी नहीं हो सकेंगे, और इसलिए वे प्रेम घाती नहीं बन पाए। क्या अगर हम अक्नॉलेज कर लें कि ये ऐसा है, ठीक है, मैं इसको एक्सेप्ट कर लें, और ये जो है सब यही है, और हम फ्री हो जाएं एक इमेज से, तो क्या होगा हमारे साथ? हम बहुत लाइट फील करेंगे, क्योंकि अभी हमने दूसरों का बोझा ढो रखा है अपने कंधों पे, कि ऐसा होना चाहिए, मुझे बनाना है, मैं ही तो हूं जो बनाऊंगा। जैसे अब एग्जाम्पल दे रहे हैं एकार्ट टोल, कि अगर हमें पता हो कि हम दोनों के बीच में अनबन है, और ये इसलिए है क्योंकि मुझे उनके अंदर ये चीज बदलनी है, तो मैं उस पोजीशन में रहना चाहूंगी क्या? मैं बोलूंगी नहीं भैया, मुझे तो पोजीशन से बाहर निकलना है, क्योंकि यहाँ तो हार्मनी नहीं है, क्योंकि मैं बदलना चाहती हूँ, तो यहाँ टेंशन है, स्ट्रेस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना, जब हमें पता है कि मैं मानसिक लेवल पे पीसफुल नहीं हूँ, शांतिपूर्ण नहीं हूँ, और मैंने ही अपने अंदर एक ऐसी जगह बनाई है जहां मैंने सारी अशांति वाली चीजें अपने आसपास भर ली हैं, तो ऑब्वियस बात है, अशांति भर ली तो अशांति ही इस बाहर निकल के आएगी। तो अगर मुझे इनर ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बीइंग में रहना पड़ेगा, और मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, ना अपने पार्टनर कर पाऊंगा, क्योंकि मैं कोई कंडीशन के साथ चल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं प्रेम के साथ चलूं, और मैंने सबके लिए एक्सेप्टेंस की जगह बना ली, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हो जाएगी। तब हमें ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, और हम बहुत ज्यादा लव फिल्ड हो जाएंगे, तब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आइए अलग सेक्शन पढ़ते हैं, ये वाला, संबंध आध्यात्मिक साधना के रूप में चेतना। हाँ, ये पढ़िए पहला पैराग्राफ जी। चेतना के अहमन्यम अवस्था और वे तमाम सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक ढांचे को जो इस अवस्था ने खड़े कर दिए थे, जब धराशायी होने के कगार पर पहुंच जाते हैं, तब पुरुष व स्त्री के बीच संबंध उस संकट की गहन स्थिति को प्रतिबिंबित करने लगते हैं जिसमें कि आज की मानवता अपने आप को पा रही है। खुद को अपने मन से तादात्म्य करना चूंकि इंसान में बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए अधिकांश रिश्तों की जड़ें बीइंग तक पहुंची ही नहीं, और इसलिए वे रिश्ते समस्याओं और टकरावों के वशीभूत दुख दर्द में तब्दील होते जा रहे हैं। ओके, सो जब हम, हमारी चैतन्यता, हमारी कॉन्शियसनेस अहम के घेरे में होती है, ईगो माइंड से ऑपरेट करती है, और सारे सामाजिक, सोशल, राजनीतिक, पॉलिटिकल, आर्थिक, मतलब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स, ढांचों के साथ हम उस कंडीशन में आके खड़े हो जाते हैं, हमने वो लाइफ बनाई होती है। लेकिन जब ईगो आता है तो ये सब खराब हो जाता है। जब ईगो आती है तो स्त्री और मेल के संबंध भी खराब हो जाते हैं,
और ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि कैसे हमने ईगो की वजह से अपने रिलेशनशिप्स को धराशायी कर दिया। हम जो इंसान जीव हैं, हम बहुत जल्दी अपने माइंड से अपने आप को आइडेंटिफाई करने लग गए हैं, इसलिए सारे रिलेशनशिप्स की जड़ क्या होती है, थोड़ी खोखली हो जाती है। अगर हमें जड़ को स्ट्रॉन्ग बनाना है, दर्द से फ्री बनाना है और प्रॉब्लम से और कॉन्फ्लिक्ट से फ्री होना है, तो हमें बार बार मैम आपका वॉइस नहीं आ रहा है, सॉरी। आई डोंट नो, रजनी जी आवाज आ रही है? ऐसे बताएं मुझे, आपको आ रही है? आ रही है तो एक बार, नहीं तो आपको नहीं आ रही है रीता, रजनी जी को तो आ रही है। आई डोंट नो, इट्स ओके, ऑलराइट। सो ये हमें इससे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने आप को बार बार चेक करना है कि क्या मैं ईगो वर्ड से ऑपरेट कर रहा हूँ, क्या रिलेशनशिप में चैलेंजिंग है। आइए आगे बढ़े। आज लाखों लोग या तो अकेले रह रहे हैं या एकल अभिभावक के रूप में रह रहे हैं, क्योंकि वे या तो एक घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में असमर्थ रहे हैं या पिछले रिश्ते के पागलपन वाले नाटक को दोहराना नहीं चाहते। अन्य लोग विपरीत लिंग के आकर्षक के साथ समागम के जरिए परिपूर्णता पाने की मृग मरीचिका में एक के बाद दूसरा रिश्ता बनाते रहते हैं, तुक के एक चक्र से निकलकर दूसरे चक्र में फंसते रहते हैं। लेकिन कुछ अभी भी ऐसे हैं जो बच्चों के खातिर या उस रिश्ते की आदत पड़ जाने के कारण या अकेले पड़ जाने के डर से या किसी अन्य ऐसे फायदे के कारण जो कि परस्परता से ही मिल सकता हो या उस अचेतन चस्के के कारण जो कि जज्बाती नाटक और दुख की उत्तेजना पैदा करता हो, उस गड़बड़ी भरे रिश्ते में साथ साथ रहना जारी रखते हैं, भले ही उसमें केवल नकारात्मकता ही भरी हो। ओके, सो हजारों हजारों लाखों लोग अकेले रहते हैं और कई सारे पेरेंट्स अकेले रहते हैं, क्योंकि बच्चे उनके साथ नहीं रहना चाहते, उनके रिलेशनशिप्स इंटीमेट नहीं होते और वो अपने ड्रामा से फ्री होना चाहते हैं जो उनके पहले रिलेशनशिप में हुए थे। तो पेरेंट्स का नेचर होता है कंट्रोल करना। कई लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जंप करते रहते हैं। अब प्लेजर आया, अब तकलीफ आई, अब ये रेपिटेशन आया, और वो ये नहीं देखते कि गोल क्या है। और वो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन उनकी लाइफ में बार 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 आती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपने रिलेशनशिप्स को, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी के झूले में झुलाते रहते हैं और नेगेटिविटी ज्यादा आती है। लेकिन वो क्यों रुके रहते हैं फिर संबंध में? क्योंकि उनके बच्चे हैं, या समाज क्या बोलेगा, या उनकी कोई हैबिट्स बनी हुई हैं, या उनको डर लगता है अकेले रहने से। तो बोलते हैं कि चलो जैसी भी पार्टनर है उसके साथ में लेके टाइम निकाल दूं। और कई लोग के लिए एक शादी में बंध के रहना ही एक समाज के लिए बढ़िया सुंदर रूपिका है, तो उसमें वो रह जाते हैं। अब इसमें कहाँ अक्लमंदी है? हमें बोला जा रहा है कि हम अपने अंदर एंजाइटी पैदा कर लेते हैं और हमारी रिलेशनशिप में गड़बड़े हो जाती हैं, हमारे रिलेशनशिप डिसफंक्शनल हो जाते हैं, हमारे रिलेशनशिप में ड्रामा बहुत आ जाता है और हमारे रिलेशनशिप्स क्या होता है, क्या बन के रह जाते हैं, नेगेटिविटी में इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। इसी को कंटिन्यू करिए, आगे पढ़िए। तथापि हर संकट केवल खतरे ही लेकर नहीं आता, बल्कि अपने साथ अवसर भी लाता है। अगर रिश्ते अहमन्य में मन को और उसके तौर तरीकों को बदल दे रहे हों, उन्हें बड़ा बना रहे हों और अपने स्वभावानुसार संचित दुख को जगा कर उन्हें सक्रिय कर रहे हों, तब ऐसे रिश्तों से पलायन करने के बजाय क्यों न इस सच को स्वीकार कर लिया जाए, अपनी समस्या के समाधान के रूप में या परिपूर्णता वाला एहसास पाने के साधन के रूप में उस रिश्ते से बचने के बजाय या एक आदर्श जोड़ीदार की मृग मरीचिका के पीछे भागने के बजाय उसके साथ सहयोग क्यों न किया? किसी भी संकट में छिपा हुआ अवसर
तब तक उजागर नहीं होता जब तक कि उस स्थिति के तमाम तमाम तथ्यों को समझ न लिया जाए और उन्हें स्वीकार न कर लिया जाए। जब तक आप उन्हें नकारते रहेंगे, जब तक आप उनसे पलायन करते रहेंगे या यह चाहते रहेंगे कि हालात कुछ और होते, तब तक अवसर की खिड़कियां खुलेंगी नहीं और आप उसी परिस्थिति के जंजाल में उलझे रहेंगे, फंसे रहेंगे और वे भी जस की तस बनी रहेंगी या फिर से बदतर हो जाएगी। सो फिर से बदतर हो जाएंगे। सो कभी भी रिलेशनशिप्स में अगर हम फंस के बैठते हैं तो खतरे की घंटी आती है और साथ साथ में अवसर भी आते हैं उन्हें ठीक करने के लिए। और रिलेशनशिप्स को हम अच्छा कर सकते हैं अगर हम अहम के मन को बदल दें, तौर तरीके को बदल दें, उनको बल ना दें, उनको इम्पोर्टेंस ना दें। जब हम इम्पोर्टेंस देते हैं तो हमें फिजिकल बॉडी में पेन आता है, डिसईज होता है। लेकिन जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई जो है जैसा है ठीक है, तब हमें क्या होता है, हमारे रिलेशनशिप बेटर और गहरे बन रहे, तो हम उनको अवॉइड करते रहते हैं कि ये आएगा तो ये बेटर होगा, ये होगा तो बेटर होगा, ये चीज ठीक नहीं है। जब हम ना 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 करते रहते हैं, डिनाई करते रहते हैं उनको बार 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 और भागते रहते हैं उनसे कि अरे चीजें ऐसी होती तो बेटर होता, मैं कहाँ फंस गई, मैं कहाँ ट्रैप हो गई, तो खिड़कियां अपॉर्चुनिटीज की खुलती ही नहीं है। विंडो विल नॉट ओपन, डोर विल नॉट ओपन, कहाँ जाओगे आप, क्योंकि आपने नेगेटिविटी के दायरे को इतना बना लिया कि पॉजिटिविटी के दरवाजे खुलेंगे नहीं। आप खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाओगे, दूसरे इंसान को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाओगे, और क्या होगा, आप एक और स्पेस क्रिएट कर लोगे जहां आपने लव को एंटर करने की परमिशन नहीं दी, और लव के साथ साथ आपने लाइट को एंटर करने की परमिशन नहीं दी, उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज को एंटर करने की परमिशन नहीं दी, बिकॉज आपने अपने आप को नेगेटिविटी के जाल में बुन लिया है, बहुत टाइटली बुन लिया है। आइए लास्ट पैराग्राफ पढ़े आज का। तथ्यों को समझ लेने और उन्हें स्वीकार कर लेने से किसी हद तक उनसे मुक्ति मिल जाती है। उदाहरण के लिए, जब आप जानते हैं कि रिश्तों में सामंजस्यता नहीं रही है, यानी उसके सुर बिगड़ गए हैं, उनसे तालमेल नहीं हो रहा है, और जब इस जानने को आप संभाले रखते हैं, तब उस जानने के माध्यम से एक नया ही कारक प्रवेश करता है और फिर उस असामंजस्यता व असंगति में बदलाव आए बिना नहीं रहता। जब आप जानते हैं कि आप अशांत हैं, तब आपका यह सुनना ही एक ऐसा शांत आकाश बना देता है जो आपकी अशांति को अपने प्रेमपूर्ण व मृदुल आलिंगन में ले लेता है और इस तरह आपकी अशांतता को शांतता में बदल देता है। जहाँ तक आंतरिक रूपांतरण की बात है, उसमें आपके लिए कुछ कर सकने जैसा कुछ नहीं है। आप खुद का रूपांतरण नहीं कर सकते और निश्चय ही न अपने जोड़ीदार का रूपांतरण कर सकते हैं। तो आप जो कुछ आप कर सकते हैं वह है एक रिक्त स्थान बनना, ताकि रूपांतरण हो सके, ताकि उसमें क्षमा, अनुकूलता व प्रेम प्रवेश कर सके। बहुत गहरा पैराग्राफ है। जब हम एक्नॉलेज कर लेते हैं, स्वीकृति दे देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और फैक्ट जैसे हैं उनको स्वीकृति दे देते हैं, तो हम फ्री हो जाते हैं। एक हम एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं कि हम सब अगर रिश्ते बिगड़ गए हैं, अगर ठीक नहीं हो रहे, तो उनको संभालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं। हमें अगर पता है कि अब तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया, आप लोग का बिल्कुल अशांति हो रही है और आपकी कंपनी भी अच्छी नहीं है, तब क्या करने वाले हो। आपको जब तक अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे, आप जब तक आप अपने अंदर प्रेम नहीं फील करेंगे और उसको एम्ब्रेस नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब हम अगर हमने वो कदम उठा लिया कि नहीं जैसा है एक्सेप्ट करूंगा, अभी जो बिगड़ गया तो उसको मैं ठीक बनाऊंगा, मेरे हाथ में, मुझे पता है मैं करूंगा, उसके हाथ में वो करेगी नहीं, मेरे हाथ में मैं करूंगा, अपने ऊपर ओनरशिप ले ली हमने, तो हमने खुद को ट्रांसफॉर्म कर दिया और 100% हमारे पार्टनर में भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, हमारी वाइब्रेशंस उन तक जाएंगी,
हमारी एनर्जी उन तक पहुंचेगी और वो भी बदलेंगे। तो हमें और क्या करना है, हमारे अंदर स्पेस को ढूंढना है जहां हम ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार हैं। और हमें क्या करना है, हमें फॉरगिव करना है। हमें जब तक हम फॉरगिवनेस में नहीं जाएंगे तब तक हम आगे बैलेंस नहीं कर पाएंगे। सो हमें अनुकूलता व प्रेम में प्रवेश करना है। अनुकूलता क्या होती है, ग्रेस होती है, ग्रेस और लव में एंटर करना है। कैसे एंटर करना है, रूपांतर करके। सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे एंड अब हम मिलेंगे मंडे को। सो लेट्स, आज सेशन थोड़ा लेट हो गया बट मैंने कहा थोड़ा तो कर लें, इट्स बेटर कि हम थोड़ा कर लें रादर नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल। यस अनीता, आपका सवाल है, प्लीज पूछें। नहीं, गलती से हैंड रेज हो गया था। पर अच्छा, एक चीज मुझे एक चीज शेयर करूंगी मैम, अगर गलती से ठीक है तो। ये आज मैं बुक पढ़ रही थी, मुझे ऐसा लगा मैं पहली बार इतने ध्यान से पढ़ी हूँ। अदरवाइज पढ़ नहीं पाती थी, ऑफिस में भी रहती थी तो नहीं हो पाता था, आधा अधूरा होता था। लेकिन एक एक वर्ड ना ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर है, तो मतलब ऐसा लग रहा था मेरे को। बस लास्ट वाला ही पैरा समझ में नहीं आया, उसके एक जो सेंटेंस थे। वाकई मैं अपनी जिंदगी में पहले बहुत स्ट्रगल की हूँ, लेकिन जब से मैं ये मतलब जब 2 साल बोल सकते हैं, जब से मैं जुड़ी हूँ तब से मैंने बहुत चेंजेस देखे अपने में, अपनी फैमिली में। और वाकई मैं चेंज करना लोग तो छोड़ दिया, मैंने अपने हस्बैंड को, बच्चे को चेंज करना छोड़ दिया। तो ऑटोमेटिकली जो चाहती हूँ वो होता ही है। तो अब तो बहुत 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 मैं खुश हूँ। आई एम और सो ये हैप्पी। पावर ऑफ नाउ तो और सिखा दिया मुझे कि मतलब अब में रहना, जो चीज हम लोग भूल चुके थे, मैं तो बचपन में जो हमको सिखाया गया था वो सब भूल चुकी थी, ये सब वापस से अब। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच स्वीटहार्ट, गॉड ब्लेस यू, मे यू कीप राइजिंग एंड शाइनिंग। पर जब लोग पढ़ते हैं ना, उनको किताब डेफिनेटली ज्यादा समझ में आती है। वो वॉलंटियर जब करते हैं पढ़ने में, उनका एक एक वर्ड पढ़ना इंपॉर्टेंट रहता है। सो ऑब्वियसली आज आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आया कि कितना पावर है पढ़ने में। सो जब दरअसल मैं बोलती हूँ कई बार कई सेंटेंसेस या पैराग्राफ्स के लिए कि रजनी जी के साथ साथ पढ़िए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है खुद पढ़ना। सो एक सुनना अलग होता है, एक पढ़ना अलग होता है। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग। मंडे को फिर मिलते हैं शाम को 5 बजे। लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड अबंडेंस टू एवरीबॉडी। हैव अ वंडरफुल वीकेंड, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।